हेलो फ्रेंड्स, ABFM यूनिट 24 का पार्ट 4 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है हमारा सेबी गाइडलाइंस ऑन इशू ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स इन इंडिया। तो इंडिया में जो ग्रीन बॉन्ड इशू किए जाते हैं, सेबी ने उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस दी है। ठीक है, 2016 की बात है। सेबी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग ग्रीन बॉन्ड क्राइटेरिया। तो इंडिया में जो ग्रीन बॉन्ड है उसके लिए क्राइटेरिया सेट करना, गाइडलाइंस देना, वो सेबी ने शुरू किया। और सेबी ने अलग अलग जो है गाइडलाइंस को फाइनलाइज किया, प्रॉपर फीडबैक लिया अलग अलग तरीके से, और फिर फाइनली जो है गाइडलाइंस जारी की। और यहाँ पे देखिए 2016 में इसने शुरुआत की थी। फिर 2017 में 30 मई 2017 सेबी केम आउट विद सर्कुलर स्टेटिंग द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर इशू। तो कंपनीज अगर ग्रीन डेप्ट चाह रही है, ठीक है, तो उसके लिए उसको क्या क्या डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे। तो उसकी बात एक गाइडलाइंस पे एक सर्कुलर में सेबी ने की थी। कब? 30 मई 2017 में। और ये स्पेशली ये जो पेपर और गाइडलाइंस सेबी ने पब्लिश की थी, तो इसका मेन पर्पस यही था कि जो कंपनीज है उसको अपने डिस्क्लोजर को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि ग्रीन बॉन्ड को बाकी टाइप के जो बॉन्ड है उनसे डिफ्रेंशिएट किया जाए। कि अगर आप ग्रीन बॉन्ड इशू कर रहे हैं या नॉर्मल बॉन्ड आप इशू कर रहे हैं, तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएट होगा। ग्रीन बॉन्ड के लिए एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स है जो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बाकी टाइप के बॉन्ड से। ठीक है, तो सेबी ने क्या क्या चीजों की बात की। तो पहले ग्रीन को उन्होंने डिफाइन किया था। ठीक है, ग्रीन सिक्योरिटी क्या होता है, तो सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया और उसने ग्रीन और जो ग्रीन डेप्ट सिक्योरिटीज है उसको उसने डिफाइन किया। तो सेबी ने बोला कि डेप्ट सिक्योरिटी शैल बी कंसिडर्ड एज ग्रीन और ग्रीन डेप्ट सिक्योरिटीज इफ द फंड रेज थ्रू इश्यूएंस ऑफ डेप्ट आर टू बी यूटिलाइज्ड फॉर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे 5-6 प्रोजेक्ट बताए हैं, 8-9। अगर आप बॉन्ड इशू कर रहे हैं और उस पैसे को अगर आप इन सभी प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, तो उस वाले बॉन्ड को आप ग्रीन बॉन्ड या ग्रीन डेप्ट सिक्योरिटीज बोल सकते हैं। तो वो कौन कौन से प्रोजेक्ट थे? रिन्यूएबल और सस्टेनेबल एनर्जी, जैसे विंड एनर्जी, सोलर, बायो एनर्जी में अगर आप पैसा लगा रहे हैं, जो पैसा आपने इकट्ठा किया। क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इस तरह का, या मास ट्रांसपोर्टेशन आप कर रहे हैं, क्लीन हो, क्लीन इन द सेंस कि वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, जैसे आप इलेक्ट्रिक कोई बस बना रहे हैं, इस सब की यहाँ पे बात की गई। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, जैसे क्लीन और ड्रिंकिंग वाटर हो या वाटर की रिसाइकलिंग हो, इस तरह के प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, तो वो भी आपका ग्रीन फाइनेंस होगा। क्लाइमेट चेंज अडॉप्शन, क्लाइमेट चेंज को जो है ज्यादा इम्पैक्ट ना करता हो। एनर्जी एफिशिएंट, जैसे आपका ग्रीन बिल्डिंग या एफिशिएंट, जहां पे आपको ज्यादा एनर्जी वेस्ट ना हो। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब क्या है कि घर ऐसा बनाना कि प्रॉपर अच्छे से हवा है, कि आपको एसी का सबका जरूरत ना पड़े। सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे रिसाइकिल करना, ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट को एनर्जी पर्पज के लिए इस्तेमाल करना, वेस्टेज का प्रॉपर डिस्पोजल करना, तो वो इसमें आ जाएगा। सस्टेनेबल लैंड यूज इंक्लूडिंग सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। तो सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना, ऐसे पर्पज के लिए आप लोन ला रहे हैं, लोन के पैसे को लगा रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जो बायोडाइवर्सिटी उसको बढ़ावा देना, उसको कंजर्व करना, या और भी कोई प्रोजेक्ट जो कि सेबी स्पेसिफाई करती है। तो अगर आपने बॉन्ड इशू किए और उस पैसे से अगर आपने इन सभी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, तो उसको हम लोग ग्रीन बॉन्ड या ग्रीन डेप्ट सिक्योरिटीज बोल सकते हैं। फिर सेबी ने जो है डिस्क्लोजर की बात की थी कि जो कंपनीज अगर बॉन्ड इशू कर रही है, तो जो इश्यूअर्स है उसको कुछ डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से डिस्क्लोजर्स है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की यहाँ पे बात की है। तो कौन कौन सा डिस्क्लोजर है? इन ऑर्डर टू इशू ग्रीन डेप्ट सिक्योरिटीज द प्रोविजन ऑफ सेबी रेगुलेशन 2008, तो सेबी के कुछ प्रोविजंस है वो पूरे करने पड़ेंगे, आपको कुछ डिस्क्लोजर्स बताने पड़ेंगे। तो क्या क्या डिस्क्लोजर्स है? पहला है स्टेटमेंट और इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू ऑफ ग्रीन बॉन्ड। तो जब ग्रीन बॉन्ड इशू कर रहे हैं, तो उसका इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें इन्वायरमेंटल पर्पस क्या है। और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि आप अपने प्रोजेक्ट को, जो एलिजिबल ग्रीन प्रोजेक्ट है उसमें वो आपका प्रोजेक्ट आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो दूसरा है कि क्या क्राइटेरिया आप ला रहे हैं ताकि आप ग्रीन फाइनेंस के लिए आप एलिजिबल हो। तीसरा इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ऑब्जेक्टिव, कि आपका जो ग्रीन इन्वेस्टमेंट है वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है या नहीं है। तो इन सब की डिटेलिंग आपको देनी पड़ेगी। अगला डिटेल्स ऑफ द सिस्टम प्रोसीजर टू बी एम्प्लॉयड, तो आपको जो पैसा मिलेगा, जो प्रोसीड, जैसे आप बॉन्ड इशू करोगे तो जो पैसा मिलेगा, तो आपको प्रॉपर सिस्टम बताना पड़ेगा, प्रोसीजर बताना पड़ेगा कि जो पैसा आपको मिला उसको आप कैसे खर्च करने वाले हो ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए। चौथा, आप अपने प्रोजेक्ट की डिटेल दोगे, डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट एंड असेट्स और एरियाज वेयर द इश्यूअर प्रपोजर टू यूटिलाइज। तो जो इश्यूअर है जिसने बॉन्ड इशू किया तो कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगा उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, ताकि आपने ग्रीन बॉन्ड इशू किया तो जो पैसा मिला उसको कैसे अपने प्रोजेक्ट में लगाने वाले हो, तो उसकी डिटेलिंग आपको देनी पड़ेगी। इफ द इश्यूअर अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट फॉर रिव्यूइंग एंड सर्टिफिकेट, अगर मान लीजिए कंपनी है, ठीक है, और उसने कोई थर्ड पार्टी को अपॉइंट कर रखा है जो कि देखेगी कि ग्रीन प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है,
तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में बतानी पड़ेगी कि वो थर्ड पार्टी एग्जैक्टली कौन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी जब भी आप ग्रीन बॉन्ड इशू कर रहे हैं। इसके अलावा ये तो चीजें है ही, अपार्ट फ्रॉम इनिशियल डिस्क्लोजर, तो ये सारे डिस्क्लोजर आपको अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में देने पड़ेंगे। जैसे आप बॉन्ड इशू कर रहे हैं तो आप एक ऑफर डॉक्यूमेंट देते, तो ये सारी डिटेलिंग आपको ऑफर डॉक्यूमेंट में देनी पड़ेगी। प्लस इसके अलावा आपको और भी कुछ चीजें एनुअल बेसिस पे या हाफ ईयरली बेसिस पे कुछ और डिटेल्स भी आपको देनी पड़ेगी। तो हेडिंग है डिटेल्स टू बी प्रोवाइडेड इन हाफ ईयरली और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। साल की या हाफ ईयरली जो स्टेटमेंट है उसमें आपको और कौन कौन से डिटेल्स देनी पड़ेगी। सो हाफ ईयरली और एनुअल बेसिस पे क्या क्या डिटेल्स देनी पड़ेगी। पहला डिटेल है यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ इशू, कि आपने बॉन्ड इशू किया उससे जो पैसा मिला उसको आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, और जो आप यूटिलाइज कर रहे हैं ना पैसे को, जो प्रोसीड्स आपको जो मिला पैसे को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो वेरीफाई करना पड़ेगा एक ऑडिटर के द्वारा। ठीक है, तो एक ऑडिटर वेरीफाई करेगा कि हाँ सच में आपने ग्रीन फाइनेंस के लिए यूज किया कि नहीं किया। डिटेल्स ऑफ अनयूटिलाइज प्रोसीड, जो पैसा बच गया आपका, मान लीजिए 100 करोड़ आपने लिया, उसमें से 50 करोड़ आपने प्रोसीड्स में लगाया और उसको आपने एक्सटर्नल ऑडिटर से वेरीफाई भी करा लिया। जो बाकी अनप्रोसीड्स जो पैसा बच गया, 100 में से 50 करोड़ खर्च हो गया ग्रीन प्रोजेक्ट में, बाकी 50 करोड़ जो बच गया उसकी डिटेलिंग की कितना पैसा बचा है, कहाँ, इस तरह की डिटेलिंग आपको साल में और मतलब हाफ ईयरली और एनुअल रिपोर्ट दोनों ही आपको उसके बारे में देनी होगी। डिटेल्स टू बी प्रोवाइडेड इन एनुअल रिपोर्ट, तो ये जो डिटेल है ये आपको एनुअल बेसिस पे देनी है। ये जो 2 डिटेल है ना ये आपको हर 6 महीने में और हर साल देनी है। तो साल में 2 बार है, हर 6 महीने हर साल में 1 बार, और ये आपको साल में 1 बार देनी है। तो ये कौन सी डिटेल है, लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और असेट टू विच प्रोसीड्स, कि कौन से प्रोजेक्ट आप अपने पैसे को लगाने वाले हैं, तो उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस इंडिकेटर आपको बताने पड़ेंगे ताकि हम मेजर कर सके कि आपके प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है। ठीक है, तो उसकी डिटेलिंग भी आपको देनी पड़ेगी। तीसरा आता है मेथड्स एंड की assumption यूज इन प्रिपरेशन, तो जो आप अपने परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें आप कौन से मेथड को इस्तेमाल करें। तो ये 3 डिटेलिंग भी आपको देनी पड़ेगी और ये आपको साल में 1 बार अपनी रिपोर्ट में जारी करना पड़ेगा। नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इश्यूअर। इश्यूअर जो कंपनी जो बॉन्ड इशू कर रही है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ठीक है, तो उसकी यहाँ पे बात की गई है। सो ईश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, ये ईश्वर कौन है, जो कंपनी बॉन्ड इशू कर रही है उसकी बात करें, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि उसका एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होना चाहिए ताकि वो डिटरमाइन कर सके कि उसके प्रोजेक्ट की एलिजिबिलिटी है या नहीं है, मतलब वो जो प्रोजेक्ट लगा रहा है वो ग्रीन रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, उसको लेकर प्रॉपर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस उसको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। Second, an issuer must ensure that all the project or assets funded by the proceeds of green debt securities meet the documentation. तो जो green debt securities है प्रॉपर उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको करानी चाहिए। कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी असेट जहां पे आप अपने ग्रीन बॉन्ड के पैसे को लगा रहे हैं तो प्रॉपर वो डॉक्यूमेंटेड ऑब्जेक्टिव को पूरा करना चाहिए। तीसरा है द इश्यूर शुड यूटिलाइज द प्रोसीड ओनली फॉर स्टेटेड पर्पस, तो जब आपने ऑफर डॉक्यूमेंट बताया था और उसमें आपने बोला था कि हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, सच में आपको वहीं पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये चीजें इसमें बोली है। विद द गाइडलाइंस रिलीज, तो सेबी ने जो गाइडलाइंस जारी की है तो ये एक बहुत ही इनक्रेडिबल, मतलब बहुत एक अच्छा स्टेप है फॉरवर्ड टू प्रोवाइड पॉलिसी डायरेक्शंस टू द इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज जो पॉलिसीज बना रही है तो उनको डायरेक्शन देने के लिए बहुत अच्छा स्टेप इसमें है। द फॉलोइंग डिडक्शन कैन बी मेड आफ्टर केयरफुली एनालाइजिंग द रिकमेंडेशंस दैट वर सप्लाइड बाय द रेगुलेटर। तो सेबी ने जो आपको गाइडलाइंस दी है तो उसके हिसाब से आप काफी सारी चीजें कर सकते हैं। इसमें बोला है द सेबी गाइडलाइंस आर इन अकॉर्डेंस विद द 3, तो जो आपका मेन 3 प्रिंसिपल है, ग्लोबल प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल है ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल, दूसरा है सोशल बॉन्ड प्रिंसिपल, तीसरा सस्टेनेबल बॉन्ड प्रिंसिपल। तो जो सेबी की गाइडलाइंस है इन तीनों प्रिंसिपल को फॉलो करती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको डोमेस्टिक लेवल पे ऐसा फ्रेम को बनाना चाहिए जो कि सेबी के रूल्स को माने। और सेकेंड आता है द सेबी क्राइटेरिया डू नॉट अप्लाई टू एवरी प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग ग्रीन वन एंड हियर्स वाई। तो जो सेबी का क्राइटेरिया वो हर प्रोजेक्ट पे लागू नहीं होता। इसमें बोला है कि कई सारे प्रोजेक्ट होते हैं जो कि बॉन्ड की फंडिंग करते हैं। ठीक है, और जैसे जो ग्रीन बॉन्ड होते हैं वो एक तरीके का अल्टरनेट फाइनेंस होता है। मतलब अल्टरनेट फाइनेंस मतलब जैसे आप किसी सीधा रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है तभी आप दूसरे रास्ते को चुनते हैं, तो ग्रीन बॉन्ड जो होते हैं एक तरीके का अल्टरनेट फाइनेंस होता है और बहुत बार ये ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं हो पाता। तो सेबी का क्राइटेरिया हर प्रोजेक्ट पे लागू नहीं कर सकते। तो उसका कारण इन्होंने क्या क्या बताया कि जो प्रोजेक्ट होते हैं कि जनरली ग्रीन होते हैं और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी अपना डिसीजन इसी आधार पर लेते हैं कि ग्रीन प्रोजेक्ट है। और देखा जाए तो जो ग्रीन बॉन्ड ये जो होते हैं ये अल्टरनेट फाइनेंस होते हैं और बहुत बार देखा गया है कि जो फंड रेजिंग एफर्ट्स है
उसके करने के बावजूद भी ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, ये अनसक्सेसफुल होते हैं। जैसे क्लीन वाटर हो गया या क्लाइमेट चेंज या फॉरेस्ट्री के जो प्रोजेक्ट है ये ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तीसरा, नॉट ऑल काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट में भी डर, तो हर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट को हम एक दूसरे के साथ कंपेरिजन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये कंपेरेबल भी नहीं है। और जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि देखिए एग्जांपल, सीधे उन्होंने एग्जांपल से शुरू किया, द इम्पैक्ट ऑन एमिशन पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट रिजल्ट फ्रॉम एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। मान लीजिए द इम्पैक्ट ऑन एमिशन पर यूनिट इन्वेस्टमेंट, तो आपने मान लीजिए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो उसका इमिशन में क्या इम्पैक्ट पड़ा इज नॉट सेम एज विच रिजल्ट फ्रॉम यूटिलाइजेशन ऑफ लो कार्बन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो उस चीज को आप दूसरे वाले से प्रोजेक्ट से कंपेयर नहीं कर सकते। एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक बस कुछ लगाई है, तो वो आपके कार्बन इमिशन को कम कर रहा है, और आपने पैसे को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया जो कि इमिशंस कम कर रहा है, तो इनको आप आपस में कंपेरिजन नहीं कर सकते। अलग अलग का अपना अलग अलग रहता है, तो सभी हम प्रोजेक्ट को एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। होने में दोनों ही इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, बट उनका कंपैरिजन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सम इंडस्ट्रीज आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, तो कुछ बिजनेस, बिकॉज सम ऑफ द बिजनेस कवर्ड बाय सेबी गाइडलाइंस आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, पोसेस ए सॉलिड फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल, तो कुछ बिजनेस ऐसे जिसको आप समझ नहीं पाते कि इन्वायरमेंटली इम्पैक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, इट इज एसेंशियल टू हैव ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट रिस्क, तो जो इन्वेस्टर्स है या फिर जो कंपनी बॉन्ड इशू कर रही है, तो उनको पूरा नॉलेज होना चाहिए, उनकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग उनकी होनी चाहिए कि ग्रीन स्टैंडर्ड, ग्रीन बॉन्ड, ये सब क्या होते हैं। और तो मतलब जैसे आप कुछ भी कर रहे हैं, जैसे आप अर्बन प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो नेचुरल डिजास्टर्स क्या होगा, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस क्या है, तो आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि यस और नो में आपने चेक बॉक्स में लगाया उसी से वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है, नहीं, इसके लिए आपको पूरे डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। क्लाइमेट रिस्क क्या है, लाइफ साइकिल किस तरह से काम करता है, तो इसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। लास्ट है, एब्सेंस ऑफ लोकल कंटेक्स, तो बोल रहा है कि देर आर मेनी बेनिफिट्स टू हैविंग ग्लोबल वेरिफिकेशन एंड असेसमेंट प्रोसेस, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। ग्लोबल लेवल पे हमारा वेरिफिकेशन है या असेसमेंट प्रोसेसर है, तो वो तो हेल्पफुल है ही, बट लोकल लेवल पे भी हमारा कुछ होना चाहिए। देर इज कंसर्न अमंग सम स्टेक होल्डर्स दैट इन द लाइट ऑफ फैक्ट इंडिया हैज, तो बहुत से स्टेक होल्डर्स को लगा था कि इंडिया का भी खुद का अपना एक लोकल कंटेक्स होना चाहिए, ठीक है। इन दिस कंटेक्स इट विल बी हेल्पफुल टू बेंचमार्क, तो जो इंडिया की ग्रीन रेटिंग जो फ्रेमवर्क है, जो कंपनीज है, तो उनके लिए ये जो इंडिया का कंटेक्स है वो बेंचमार्क के तौर पे काम करेगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से जो है इंडिया का बेंचमार्क के तौर पे वो काम करेगा, ठीक है। जैसे इंटरनेशनल अलग अलग स्टैंडर्ड है, तो ऐसे इंडिया का भी स्टैंडर्ड होना चाहिए जो कि इंडिया की कंपनीज के लिए बेंचमार्क का काम करेगा। और जैसे बाहर की कोई कंट्रीज है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करे ना करे, तो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, तो उनको ट्रांसपेरेंसी मिल जाएगी और कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि इंडिया के ग्रीन बॉन्ड में उनको इन्वेस्ट करना है नहीं करना। कब? जब इंडिया का खुद का लोकल कंटेक्स्ट रहेगा जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ काम करेगा, उसके साथ वो मैच करेगा, ठीक है। तो उसकी यहाँ पे बात की गई है। यहाँ से हमने शुरू किया ना, सेबी की क्या गाइडलाइंस है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या बोला इन्होंने। ये जो हम कर रहे हैं बस थोड़ा थोड़ा आप लोग याद रखिए, बहुत ज़्यादा याद रखने का इसमें ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना आपको याद भी नहीं रहेगा और इतना ज़्यादा ही पूछेंगे भी नहीं। बस एक एक लाइन आप लोग, जैसे मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ ना, एक एक लाइन बस आप लोग एक बार सुन लीजिए, तो आपको जितना याद है उतना आपके लिए सफिशिएंट, इसमें बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब सेबी गाइडलाइंस क्या है, इशू को लेके सेबी ने क्या क्या गाइडलाइंस दी, तो सेबी ने जो है प्रॉपर गाइडलाइंस जारी की और उसने उसने डिफाइन किया कि किसको हम बोलेंगे कि ग्रीन फाइनेंस है या ग्रीन लोन है, ठीक है। तो ग्रीन की डेफिनेशन दी है कि अगर आप कोई बॉन्ड इशू कर रहे हैं और उससे जो पैसा मिल रहा है उस पैसे को आप इन कैटेगरी में लगा रहे हैं, तभी उसको ग्रीन लोन ऐसे बोल सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में लगा रहे हैं, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या मास या क्लीन ट्रांसपोर्ट में लगा रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर, वाटर रिन्यूएबल में लगा रहे हैं, वाटर रिसाइकिल में लगा रहे हैं, सॉरी, और कोई एफिशिएंट या ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग मतलब ऐसी बिल्डिंग जिसमें प्रॉपर हवा है, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, ताकि आपको एसी का जरूरत कम पड़े, तो इस तरह के प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं। रिसाइकलिंग, वेस्ट रिसाइकलिंग, इस सब में लगा रहे हैं, या फॉरेस्ट या एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए, या सेबी अगर बताती है कि इस कैटेगरी को भी हम ऐड कर सकते हैं, तो वो सारा आपका ग्रीन फाइनेंस में आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ डिस्क्लोजर की बात की है सेबी ने, तो कौन कौन सा डिस्क्लोजर जो है कंपनी को करने होते हैं। तो कंपनी का जो इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव है, तो वो उसको डिस्क्लोज करना होता है और उसको बताना पड़ता है कि कौन सा वो प्रोसेस फॉलो करेंगे ताकि जाना जा सके कि उनका प्रोजेक्ट ग्रीन प्रोजेक्ट है या नहीं है। डिटेल्स ऑफ द सिस्टम प्रोसेस टू बी एम्प्लॉयड फॉर ट्रैकिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ इश्यू। प्रोजेक्ट का डिटेल्स कि कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाया जाएगा,
ठीक है, और उस प्रोजेक्ट की डिटेलिंग भी जो है कंपनी को बतानी पड़ेगी। अगर कंपनी ने मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी रिव्यूअर रखा है ताकि उसका सर्टिफिकेट इस बात को कंफर्म करे कि हाँ ये कंपनी ग्रीन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है नहीं कर रही, तो वो कौन है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी कंपनी को ऑफर डॉक्यूमेंट में बतानी चाहिए। कंपनी को हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पे कुछ डिस्क्लोजर करने होते हैं, तो हाफ ईयरली और एनुअल बेसिस पे कौन कौन से डिस्क्लोजर उसकी बात करते हैं, तो उसको बताना पड़ेगा कि जो पैसा उसको मिला इशू करके प्रोसीड से, तो उस पैसे को उसने कहाँ पे इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो जो ग्रीन प्रोजेक्ट है उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट किया, और उनकी बात को जो भी उन्होंने बोला है कि इतना हमने इन्वेस्ट किया, उसको एक ऑडिटर, एक एक्सटर्नल ऑडिटर से वेरीफाई भी कराना पड़ेगा। जो अनयूटिलाइज अमाउंट बच गया तो उसकी डिटेल की कितना पैसा बच गया, तो वो डिटेलिंग भी आपको हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पे स्टेटमेंट के थ्रू बतानी पड़ेगी। एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या बतानी पड़ेगी कि कौन कौन से प्रोजेक्ट है जहां पे पैसे को लगाने वाली है, क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस और क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात की जाएगी, और कौन से मेथड आप यूज कर रहे हैं अपने परफॉर्मेंस इंडिकेटर के लिए, तो ये तीनों डिस्क्लोजर आपको एनुअल बेसिस पे बताने पड़ेंगे। फिर इश्यूर की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जो कंपनी जो बॉन्ड इशू करे उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बोल रहे हैं कि उसको प्रॉपर एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बताना पड़ेगा ताकि वो चेक कर सके कि उसकी एलिजिबिलिटी प्रोजेक्ट की ग्रीन फाइनेंस में आती है कि नहीं आती है। ठीक है, सेकेंड है जो इश्यूअर्स है उसके जो भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन ऑब्जेक्टिव है तो उसको अपना डॉक्यूमेंटेशन ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करना पड़ेगा, और उसको इश्यूअर को इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो उसने ऑफर डॉक्यूमेंट में बोला पैसे को वहीं पे लगाएगा, कहीं और नहीं लगाएगा। फिर सेबी की यहाँ पे कुछ बातें बोली कि जो सेबी गाइडलाइंस है उसमें 3 ग्लोबल प्रिंसिपल को वो पूरा करती है, जैसे ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल, सोशल बॉन्ड और सस्टेनेबल बॉन्ड प्रिंसिपल। तो ये तीनों जो ग्लोबल प्रिंसिपल है उसको भी सेबी ने अपनी गाइडलाइंस में बताया है। सेबी का जो क्राइटेरिया वो हर प्रोजेक्ट में एक तरह से नहीं लगता है। ठीक है, और नॉट ऑल, तो हर तरह की जो इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट है उसको हम एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे आपने कुछ पैसा अपने इन्वेस्टमेंट में लगाया, उससे इमिशन पे जो इम्पैक्ट पड़ा, और आपने लो कार्बन वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट किए, यूटिलाइज किए, उससे जो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ा, तो उनका आपस में कंपेरिजन किस तरह से करेंगे। कुछ इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उनका जानना काफ़ी डिफिकल्ट है कि ये कार्बन इमिशन कर रही कि नहीं कर रही। इट इज एसेंशियल टू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग, तो क्लाइमेट रिस्क और लाइफ साइकिल को सिर्फ आप ऐसा नहीं कि चेक बॉक्स में यस नो करके आप फाइंड करो, आपको पूरी डिटेल नॉलेज इसके बारे में मालूम होनी चाहिए कि क्लाइमेट रिस्क, लाइफ साइकिल किस तरह से काम करता है, एक्सट्रीम वेदर, नेचुरल डिजास्टर, ये सब चीजें क्या होती है, अपसेस ऑफ लोकल कंटेक्स्ट। तो ग्लोबल लेवल पे तो था हमारा, ठीक है, तो ग्लोबल वेरिफिकेशन और असेसमेंट था, पर स्टेक होल्डर्स को लगता था कि इंडिया का लोकल लेवल पे भी होना चाहिए। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखे हुए इंडिया स्पेसिफिक जो है ग्रीन रेटिंग फ्रेमवर्क को लागू किया गया, और इससे क्या होगा कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स है तो उनको आइडिया लग जाएगा इंडिया की जो मार्केट है, बॉन्ड मार्केट, ग्रीन बॉन्ड मार्केट, उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कितना कॉन्फिडेंस जो है उनका ग्रोथ होता है। तो इंडिया के लोकल लेवल पे जो है कंटेक्स होना जरूरी है, उसी का अब्सेंस है, सॉरी वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये चीजें गाइडलाइंस में की गई। तो इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर को लगता है कि हाँ ऐसा इंडिया का लोकल लेवल पे होना चाहिए, बट अभी वो एब्सेंट है, अभी वो अवेलेबल नहीं है। तो अगर होता तो लोकल लेवल पे इंडिया का ये आपका वेरिफिकेशन और असेसमेंट प्रोसीजर, तो उससे फायदा क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स है, ठीक है, या जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स है, तो उनको ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फिडेंस आ जाता है इंडिया की इंडिया की लोकल ग्रीन बॉन्ड मार्केट में। ठीक है, तो उसका अब्सेंस भी, ये भी हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स का एक इसमें हो गया। ठीक है, तो कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स की यहाँ पे बात की। तो जो भी गाइडलाइंस लागू की गई है उसमें लोकल कंटेक्स्ट जो है एब्सेंट है, जिसकी वजह से बाहर के जो इन्वेस्टर्स है वो ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फिडेंस उनका नहीं आ पा रहा। उसके लिए भी जरूरत है कि एक लोकल लेवल पे भी हमारा लोकल कंटेक्स्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी ग्लोबल है, ग्लोबल वेरिफिकेशन और असेसमेंट प्रोसेस है। और जो क्लाइमेट रिस्क है और लाइफ साइकिल प्रोसेस है उसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। कुछ इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और सारे के सारे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट को आप एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, और सेबी का जो क्राइटेरिया है वो हर प्रोजेक्ट में लागू नहीं होता। ठीक है, और पहला था कि आपके जो 3 फंडामेंटल जो ग्लोबल प्रिंसिपल है, तो सेबी की गाइडलाइंस उसके अकॉर्डिंग से, मतलब सेबी की गाइडलाइंस उसको मानती है, सेबी ने अपनी गाइडलाइंस में उसको इंक्लूड किया है। सेबी गाइडलाइंस ऑन रिपोर्टिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी बाय लिस्टेड कंपनीज, तो सेबी ने क्या क्या गाइडलाइंस दिया है सस्टेनेबिलिटी को लेकर लिस्टेड कंपनीज है उनको। इसमें बोला है कि इन द रिसेंट ईयर्स ईएसजी में ई हो गया हमारा इन्वायरमेंटल, एस हो गया सोशल और जी हो गया गवर्नेंस। तो ये जो ईएसजी इन्वेस्टिंग है तो ये स्लोली और स्टडीली जो है आगे बढ़ रहा है, और ईएसजी को एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जो है इन्वेस्टर्स उसको ले रहे हैं ताकि वो अपना पैसा ऐसी कंपनी को दे जो कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल कंपनीज हो। ठीक है, तो ईएसजी को भी आजकल के इन्वेस्टर्स फोकस कर रहे हैं कि जिस कंपनी में वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो ईएसजी के हिसाब से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ESG में क्या होता है, ESG रिक्वायर बैलेंसिंग द कंसिडरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर।
तो इसमें फाइनेंशियल फैक्टर को तो देखा जाता है, पर साथ में इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, हमारे सोशल पे और गवर्नेंस पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये चीज जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के टाइम पे इस्तेमाल किया जाता है। जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ये नॉन फाइनेंशियल फैक्टर ईएसजी के जो फैक्टर है, जैसे आपका इन्वायरमेंटल हो गया, सोशल, गवर्नेंस, तो इनको भी वो मैच कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के तौर पे। ईएसजी रिपोर्टिंग अगर हम इंडिया की बात करें तो उसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। किसने इसको शुरू किया था? विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ईएसजी की शुरुआत की थी और उसने जो है वॉलंटरी गाइडलाइंस दिया था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वॉलंटरी मतलब उस टाइम पे ये मन मर्जी थी कंपनीज की कि वो चाहे तो अपनी ईएसजी के तहत रिपोर्ट कर सकती कि हम इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। SEBI was one of the nearly adopter of sustainability reporting for listed entity among its global peers। तो SEBI भी जो है ग्लोबल में और जो एंटिटीज है, SEBI भी उनमें से एक है जो कि सस्टेनेबल की रिपोर्ट मांगती है कि सस्टेनेबल कंपनीज है या नहीं है, सस्टेनेबल में ESG ये सब आ जाएगा, तो वो चीज है या नहीं है, तो SEBI भी उसकी रिपोर्ट मांगती है। फिर इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट 2015 में किया था क्लाइमेट चेंज को लेके, ठीक है, पेरिस में एग्रीमेंट हुआ था। वैसे यूएन सस्टेनेबल गोल्स भी इंडिया ने अडॉप्ट किए हैं, जिसकी वजह से वो जो है ऐसी इकोनॉमी बनना चाहती है जो कि सस्टेनेबल हो, जो कि ग्रीन हाउस गैस को कम से कम इमिट करती है। कोविड जो पैंडेमिक आपको आया था, तो उससे क्या हुआ था कि जो ईएसजी कंसिडरेशंस है उसकी लोगों में काफी अवेयरनेस हुई थी। तो बहुत से लोग ऐसा इन्वेस्टमेंट चाहते हैं जो कि सस्टेनेबल हो, मतलब उनके पैसे को ऐसी जगह पे लगाया जाए जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट हो। सेबी ने 10 मई 2021 में एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें एक फॉर्मेट जारी किया था कि जो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबल रिपोर्ट क्या होगा, उसके फॉर्मेट की यहाँ पे बात की थी। तो BRSR का फुल फॉर्म हो गया बिजनेस रिपोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। तो BRSR एक्जैक्टली क्या होता है? तो देखिए, अंडर BRSR top 1000 listed entity need to provide overview of entity material ESG risk and opportunities to mitigate risk। तो 1000 जो टॉप 1000 कंपनी है, तो उनको ESG रिस्क के बारे में ओवरव्यू देना पड़ेगा कि किस तरह से वो ESG को अपने इंडस्ट्रीज में, अपनी कंपनीज में फोकस करती है, इस रिस्क से कैसे बचाती है, मतलब आपकी वजह से कोई इन्वायरमेंट को रिस्क हो रहा है, सोशल या गवर्नेंस कोई रिस्क है, तो उसका कैसे इम्पैक्ट होगा। ESG वाला टॉपिक अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, काफी अच्छे से यहाँ पे बताया है। BRSR में क्या होगा कि एक क्वेश्चनरीज होंगे, मतलब क्वेश्चन आंसर्स होंगे, बेस्ड रिपोर्टिंग इन 3 सेक्शन। इसमें जो रिपोर्टिंग आपको करनी होगी 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन ए है, फिर बी और सी। सेक्शन ए में आपके जनरल डिस्क्लोजर्स रहेंगे। ये किसको करने हैं? ये जो कंपनीज है, जो कि 1000 टॉप 1000 कंपनीज है, तो उनको BRSR में रिपोर्टिंग करनी होती है। तो उसको 3 सेक्शन में रिपोर्टिंग करनी होती है और उसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं। जो आपकी रिपोर्ट होती है ना, वो क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में होती है। सेक्शन ए में होता है जनरल डिस्क्लोजर। दिस सेक्शन कंटेंट डिटेल ऑफ एंटिटी, कि एंटिटी कौन है, क्या वो प्रोडक्ट सर्विसेज देती है, कैसे वो ऑपरेशंस करती है, क्या उसकी एक्टिविटी है, कौन एम्प्लॉय है, कौन सी होल्डिंग और कौन सी उसकी सब्सिडी कंपनी। मान लीजिए एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के 51% से ज्यादा का शेयर लिया, तो जिसके उसने 51% से ज्यादा का शेयर लिया उसको हम सब्सिडी बोलेंगे, और जिसने लिया उसको लोग हम होल्डिंग कंपनी बोलेंगे। ठीक है, कौन सी उसकी होल्डिंग है, कौन सी सब्सिडी एसोसिएट कंपनी है या कोई जॉइंट वेंचर है। ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, जो कंप्लायंसेस है, रेगुलेटर जो है ना आरबीआई, तो उसके कितने कंप्लायंसेस को पूरा करती है, उसको लेकर डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी। तो ये सारे डिस्क्लोजर सेक्शन ए में किए जाते हैं। सेक्शन बी और सी है। बी में आपका मैनेजमेंट एंड प्रोसेस डिस्क्लोजर होता है। दिस सेक्शन कंटेन क्वेश्चंस रिलेटेड टू पॉलिसी एंड मैनेजमेंट प्रोसेस, गवर्नेंस एंड लीडरशिप एंड ओवरसीट। तो यहाँ पे आपकी पॉलिसी, आपका मैनेजमेंट को लेकर आपने क्या क्या पॉलिसीज बनाई है, तो उसके डिस्क्लोजर इस सेक्शन में होते हैं। तीसरा आता है प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर। कंपनी आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट अपॉन KPI का फुल फॉर्म है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो उसके जो 9 प्रिंसिपल है ना, जो कि NGRBC ने बनाया, नेशनल गाइडलाइंस और रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट, तो उसके जो 9 प्रिंसिपल है उसके हिसाब से कंपनी का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर मैच करना चाहिए। तो वो उसकी रिपोर्टिंग जो है इस वाले में की जाती है। जो भी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उसको 2 कैटेगरी में बांट दिया जाता है। एक है इसेंशियल जो कि मैंडेटरी, और सेकंड लीडरशिप जो कि वॉलंटरी होती है। ये तो करना ही करना है। इसेंशियल इंडिकेटर के हिसाब से, लीडरशिप के हिसाब से वॉलंटरी, कंपनी की अपनी मर्जी होती है। सेबी ने जो है BRSR को लागू किया मई 2021 में सर्कुलर भेज के, इन ऑर्डर टू गिव टाइम टू कंपनीज टू अडेप्ट टू न्यू रिक्वायरमेंट, ताकि कंपनीज को थोड़ा सा टाइम मिल सके नई रिक्वायरमेंट को अडेप्ट करने के लिए। और फिर सेबी ने बोला कि कंपनी के लिए वॉलंटरी है। 21-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है, तो उस टाइम पे ये वॉलंटरी था। और फिर अगले साल से 22-23 से जो है BRSR की रिपोर्टिंग मैंडेटरी कर दी। ठीक है, तो जो ये मई 2021 में इसका सर्कुलर जारी किया, तो कंपनीज को थोड़ा टाइम मिल जाए
तो 21-22 वाले ईयर में तो उसने वॉलंटरी रखा कि कंपनीज की मर्जी है, वो चाहे तो BRSR के हिसाब से रिपोर्ट करे, अदरवाइज नहीं। लेकिन 22-23 अगले साल के फाइनेंशियल ईयर से इसको मैंडेटरी कर दिया कि जो 1000 कंपनी है उनको BRSR में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। और रिपोर्टिंग के 3 सेक्शन है, सेक्शन ABC, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकते हैं। लिस्टेड बिलो इज ओवरव्यू ऑफ 3 क्राइटेरिया यूज। तो जो ESG इन्वेस्टिंग है उसमें कंपनीज को 3 चीजें, जिसमें हम ESG की बात करें तो वो क्या क्या चीज है। E स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंटल, S है आपका सोशल और G है आपका गवर्नेंस। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। हमने पार्ट 1 में भी ESG देखा था, बट वहां पे जो लाइनिंग थी बिल्कुल समझ में नहीं आई, ज्यादा क्लियर नहीं था। लेकिन यहाँ पे बहुत क्लियरिटी से बता रखा है कि ESG एक्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। तो E में आपका इन्वायरमेंटल आता है। What kind of impact does the company have on environment, कि आपकी कंपनी इन्वायरमेंट पे कैसा इम्पैक्ट डाल रही है। मान लीजिए आप केमिकल कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपके रॉ मटेरियल में कुछ ऐसी चीज है जो कि नेचर को काफी हार्म पहुंचाती है, तो वो आपकी कंपनी इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट डालती है, उसकी बात ई में की जाती है। हाउ डज इट प्रोटेक्ट सेफ गार्ड द एनवायरमेंट, आपकी कंपनी मान लीजिए कुछ ऐसा करती है जो कि इन्वायरमेंट को बचाती है, तो कैसे करती है। दिस कैन इंक्लूड कंपनी कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट होता है कि कितनी वो ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट करती है, या कितना वो टॉक्सिक केमिकल डालती है जब वो अपना मैन्युफैक्चर कर रही होती है, ठीक है। तो इन सब की बात ई में की जाती है। सेकेंड आता है एस का मतलब है सोशल। हाउ डज कंपनी इंप्रूव इट्स सोशल इम्पैक्ट, कंपनी अपने सोशल इम्पैक्ट को कैसे इंप्रूव कर रही है, कंपनी में और बाहर भी। जैसे सोशल फैक्टर में आपका आ जाएगा इक्वलिटी, सभी को इक्वल माना जाए, रेशल को लेके कोई डाइवर्सिटी बनी रहे, मतलब हर तरीके के, हर धर्म के, हर तरीके के लोग हो। हायरिंग प्रैक्टिसेस क्या है, क्या आप इंक्लूजन प्रोग्राम लेते हैं, मतलब कोई भी चीज है तो सबको आप इंक्लूड करके चलते हैं, अकेले अकेले जो टॉप मैनेजमेंट है वही आगे चलता है, ठीक है। तो इंक्लूसिव प्रोग्राम की बात की जाती है। और स्टाफ की बात की जाती है। तो सोशल क्राइटेरिया में देखा जाता है कि हाउ अ कंपनी मैनेज रिलेशनशिप विद एम्प्लॉय, कंपनी अपने एम्प्लॉयज के साथ कैसे रिलेशनशिप रखती है, अपने सप्लायर के साथ, कस्टमर के साथ, कम्युनिटीज जहाँ पे ऑपरेट करती है तो उसके साथ कैसा रिलेशन है, तो उसकी बात सोशल में की जाती है। तीसरा आपका जी मतलब गवर्नेंस। गवर्नेंस में बात की जाती है हाउ डज कंपनी बोर्ड एंड मैनेजमेंट ड्राइव पॉजिटिव, कि कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या जो मैनेजमेंट है वो पॉजिटिव चेंज कंपनी में कैसे लेके आता है। गवर्नेंस में क्या आ जाएगा, इट इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम इशू सराउंडिंग ए कंपनी लीडरशिप एग्जीक्यूटिव पेड। तो गवर्नेंस में वो सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे किस तरह से पेमेंट कर रही है वो, ठीक है, किस तरह से सैलरी पे कर रही है, लीडरशिप में कितनी डाइवर्सिटी है, जो लीडर्स है वो अपने एग्जीक्यूटिव शेयर होल्डर से कैसे वो रिस्पॉन्ड करते हैं, शेयर होल्डर के राइट्स को कितना प्रोटेक्ट रखते हैं। तो इन सब की बात गवर्नेंस में की जाएगी, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर हमारे ESG केस में हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका हेडिंग है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन सबमिटेड बाय इंडिया आफ्टर पेरिस एग्रीमेंट। तो इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट के बाद NDC यानी नेशनलिटी डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन उसको सबमिट किया था, तो उसकी यहाँ पे बात की गई। इसमें लिखा है एज एविडेंस ऑफ ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ रिस्क पोज्ड बाय क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज होने से कई सारे रिस्क जो है कंट्रीज को फेस करने पड़ रहे हैं, तो इसीलिए COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको COP21 बोलते हैं, तो उसको पेरिस में हेल्ड किया गया था। कब, दिसंबर 2015 की ये बात है। तो 200 गवर्नमेंट थी, उन्होंने एग्री किया कि वो ग्लोबल रिस्पॉन्स देंगी जो क्लाइमेट चेंज है उस खतरे से जो है बचाएंगी, ठीक है। तो 200 कंट्रीज ने इसको लेके अपना एग्रीमेंट किया था। सो इन्होंने कहा था कि जो एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्लोबल का, तो उसको कम किया जाएगा, ठीक है। जो 2 डिग्री है ना, और जो लिमिट है उसको 1.5 डिग्री किया जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको एवरेज 1.5 डिग्री तक लाया जाएगा, क्योंकि 2 डिग्री के हिसाब से बढ़ रहा है टेम्परेचर, जो एवरेज हम टेम्परेचर की बात करें। तो वही चीज पेरिस एग्रीमेंट में बोली गई थी। तो ये एग्रीमेंट पेरिस में किया गया था, और यहाँ पे जो है सभी की सभी जो कंट्रीज जिन्होंने इसमें एग्रीमेंट किया था, ठीक है, तो उन्होंने अपना बताया था कि वो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम से कम किया जा सके और क्लाइमेट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो जो कंट्री यहाँ पे उन सबको इसके बारे में बात की गई थी, उन सबसे कंट्रीब्यूशन मांगा गया था कि आप क्या क्या करने वाले ताकि आपकी कंट्री का ग्रीन हाउस इमिशंस कम से कम हो। इसको यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसने सभी कंट्रीज को रिक्वेस्ट किया था कि वो अपना बताए, अपना क्या क्या कंट्रीब्यूशन करेगी वो ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए, ठीक है। और इसमें टाइमलाइन की बात की थी कि कितने टाइम तक आप इमिशंस को कम करोगे, कितना आपका प्लान है, इमिशन को कैसे आप रिड्यूस करोगे, क्या आपका प्लान है, क्या आपकी टाइमलाइन है। तो उन सब की बात इसमें की गई थी। फिर इंडिया नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस NDC द गवर्नमेंट प्लेज टू अंडरटेक द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो हर कंट्री से मांगा गया था कि आप बताओ आपका क्या क्या प्लान है, आप कैसे कैसे ग्रीन हाउस इमिशन को कम करोगे। तो इंडिया ने भी अपना NDC यानी
नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान बनाया था। तो इसमें इंडिया ने बताया था कि क्या क्या वो कंट्रीब्यूट करने वाला है ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशंस के कम के लिए। तो उसमें था टू पुट फॉरवर्ड एंड फर्दर प्रोग्रेस अ हेल्दी एंड सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल एंड, तो बोला कि इंडिया ने कहा कि वो कोशिश करेगा कि हेल्दी और एक अच्छा एक ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म का सिस्टम की जो चीजें कंजर्व हो सके उसको वो करेगा। एक क्लाइमेट फ्रेंडली प्लान बनाएगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होता रहे और साथ साथ जो है क्लाइमेट फ्रेंडली, मतलब क्लाइमेट को इम्पैक्ट ना बने ऐसा, क्लाइमेट को इम्पैक्ट ना हो ऐसा कोई प्लान बनाएगा। फिर बोला था कि जो जीडीपी है, जीडीपी की वजह से जो कार्बन इमिशंस हो रहा है 2030 तक वो 30 से 35 सॉरी 33 to 35% कम कर देगा। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या चीजें प्लान में की गई थी। ये वाला टॉपिक आपका एक्चुअली इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या चीजें इस प्लान में डिस्कस की गई थी। ठीक है, तो इसको लेकर आपका क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था मई 2023 में। तो इसमें था कि जो इंडिया है 2005 के कंपैरिजन में 2030 तक में 2005 के कंपैरिजन में मान लीजिए 2005 में इमिशंस था 100, तो उसको 33 से 35% इंडिया कम करेगी। तो ये इंडिया ने जो है अपने उस प्लान में एनडीसी यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में बताया था। अगला था टू अचीव अबाउट 40% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम नॉन, तो जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स होते हैं तो उससे 40% की अपनी इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी को बढ़ाएगी। कब तक? 2030 तक। एक एडिशनल कार्बन सिंक यानी 2.5 to 3 बिलियन जो टन्स कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको वो ले सके तो ऐसे ट्रीज लगाएगी 2030 तक। तो ऐसे फॉरेस्ट और ट्री लगाएगी ताकि 2.5 to 3 बिलियन जो टन CO2 है वो उसको ट्रीज जो है उसको खत्म करते हैं। ठीक है, तो ट्रीज क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेना ना, तो वो कार्बन सिंक पर्पस के लिए ताकि 2.5 to 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके लिए वो ट्री और फॉरेस्ट का इंतजाम करेगी। कब तक? 2030 तक। और क्लाइमेट चेंज को बेटर बनाने के लिए ठीक है गवर्नमेंट क्या करेगी, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, हिमालय रीजन, कोस्टल, हेल्थ और डिजास्टर, उन सब के लिए अलग अलग डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आएगी। वहां पे गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी। और इंडिया जो है पैसा एडिशनल फंड और जो डोमेस्टिक मतलब खुद से भी मोबिलाइज होता है इकट्ठा करना, खुद से भी और बाहर की जगह से जैसे कोई डेवलप कंट्री उनसे पैसा इकट्ठा करेगी ताकि जो ऊपर की मेजर्स की बात की कि ये करेगी उसको पूरा किया जा सके। साथ में इंडिया R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली नई टेक्नोलॉजी, कटिंग एज क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि क्लाइमेट के लिए बहुत अच्छी हो, डेवलप टेक्नोलॉजी, तो उसमें जो है इंडिया अपना इन्वेस्ट करेगी। तो ये सारी बातें इसमें की गई थी। तो जो आपका इंडिया का नेशनली ये जो डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन था, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन था, तो उसमें मेनली 8 पॉइंट्स की बात की गई थी, 8 पैरामीटर्स की बात की गई थी। तो पहला था सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल सस्टेनेबल रहेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लीनर होगा, मतलब आप इकोनॉमी डेवलप भी कर रहे हो प्लस साथ में आप नेचर को हार्म भी नहीं पहुंचा रहे। कार्बन इमिशंस जो है उसको कम किया जाएगा और नॉन फॉसिल फ्यूल वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका जनरेशन को बढ़ाया जाएगा। कार्बन सिंक के लिए फॉरेस्ट बनाए जाएंगे ताकि वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करे, हासिल कर ले, खत्म कर दे। क्लाइमेट चेंज के साथ अडेप्ट किया जाएगा। मोबिलाइज फाइनेंस मतलब पैसे को इकट्ठा किया जाएगा ताकि ये डेवलप कंट्री भी हो सकती है, इंडिया की खुद की भी हो सकती है, ताकि ये जो प्लान्स है उनको एग्जीक्यूट किया जाए। टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाएगा और ट्रांसफर मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर भी करेगी। R&D को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो इतनी सारी बातें जो है मेन हाईलाइट जो है आपके ये 8 हाईलाइट आपके नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस में किए गए थे। सो सेम वही लाइन यहाँ पे पैराग्राफ में फिर से लिखी गई है जो आपके यहाँ पे लिखी है। देखिए कंपैरिजन की बात की है, COP21 कब हुआ था? जब आपका 2016 में पेरिस एग्रीमेंट था। ठीक है, COP26 2021 में होता। तो इसके बीच में डिफरेंस बताए कि क्या क्या चीजों की बात इसमें की थी और क्या क्या चीजों की बात इसमें की थी। ये 2015-16 में हुआ था और 2021 में हुआ था COP26। तो इसमें क्या क्या चीजें बोली गई थी ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं ऊपर। इसमें बोला था कि इंडिया अपनी कार्बन इमिशंस को कम करेगा 2005 के कंपैरिजन में 33 से 35%। कब? 2030 तक कम कर देगा। सेकंड बोला था कि जो नॉन फॉसिल फ्यूल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसको 40% तक कर लेगा 2030 तक। जो रिन्यूएबल एनर्जी है 175 गीगावाट इंडिया जो है रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेगा 175 गीगावाट बाय 2022। रिन्यूएबल होते हैं नॉन कन्वेंशनल, मतलब जैसे आपका सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो 175 गीगावाट तक की एनर्जी को जनरेट करेगा 2022 तक। तो ये सारी चीजें इंडिया ने अपने पेरिस एग्रीमेंट में बोली थी। COP26 जो कि 2021 में होता है उसमें इंडिया ने क्या क्या बातें की? इसमें यहाँ पे तो 33 से 35% तक की कार्बन इमिशन कम करेगा। यहाँ पे इसने बोला कि कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक कम करेगा बाय 2030। यहाँ पे 33 से 35% है, यहाँ पे 45% बोल दिया। यहाँ पे ताकि 2030 तक 40% जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट करेगा। और यहाँ पे बोल दिया
50%, मतलब आधी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, उनसे करेगा 2030 तक। यहाँ पे था कि 175 बिलियन गीगावाट, 175 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करेगा। यहाँ पे बोला 500 गीगावाट, 2030 तक 500 गीगावाट तक की जो एनर्जी है वो जनरेट करेगा नॉन फॉसिल फ्यूल से। फिर यहाँ पे बोला है कि 2030 तक जो आपका कार्बन एमिशन है उसको 1 बिलियन तक रिड्यूस कर लेगा, ठीक है। और 2070 तक, यहाँ पे 2070 तक की भी भविष्यवाणी कर दी कि 2070 तक जीरो एमिशन, मतलब कार्बन का जीरो एमिशन वाली कंट्री इंडिया बन जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बोली गई है। बिकम कार्बन न्यूट्रल एंड अचीव नेट। कार्बन न्यूट्रल का मतलब है जैसे मान लीजिए अगर 100 आपने टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किए पर साथ साथ आपने इतने पेड़ पौधे लगाए कि 100 टन आपकी एनर्जी बराबर हो गई, तो उसको कार्बन न्यूट्रल बोला गया, ठीक है। या जीरो इमिशन, जीरो इमिशन मतलब इंडिया कुछ भी इमिट नहीं कर रहा है, अगर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो भी रही है तो पेड़ पौधे जंगल इतने सारे हैं कि वो उसको न्यूट्रल कर दे रहे हैं, जीरो इमिशन। तो 2070 तक ये वाला टारगेट इसमें है। ये जो आपका हेडिंग है ना, जो टेबल है काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को साथ साथ शेयर करते, तो इसको आप बिल्कुल याद करके चाहिए कि जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2016 में और जो 2021 का था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2021 का एग्रीमेंट, तो वहाँ पे क्या क्या चीजों की इंडिया ने बात की थी कि इंडिया क्या क्या करने वाला है, तो उस एग्रीमेंट में क्या क्या इंडिया ने कमिटमेंट किया था, तो उस कमिटमेंट को आप बिल्कुल याद करके जाइएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट इसमें है। नेक्स्ट हेडिंग है टास्क फोर्स सेट बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स सेट किया था, ठीक है। ये कब की बात है, ये है जनवरी 2021 की बात। अ टास्क फोर्स ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस हैज बीन सेट बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए एक टास्क फोर्स को सेटअप किया था। ऑल द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ टास्क फोर्स में क्या क्या चीजों की बात की गई, तो इसमें बोला था डिफाइनिंग द फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस, की सस्टेनेबल फाइनेंस क्या है, जैसे ग्रीन लैंडिंग, ये सब आपका सस्टेनेबल फाइनेंस हो जाएगा, तो उसके लिए फ्रेमवर्क डिसाइड करना कि क्या फ्रेमवर्क काम करते हैं। सेकेंड है एस्टैब्लिशिंग द पिलर फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस रोड मैप, एक प्रॉपर पिलर सेटअप करना कि सस्टेनेबल फाइनेंस का रोड मैप किस तरह से काम करेगा। तीसरा है सजेस्टिंग ड्राफ्ट टैक्सोनॉमी ऑफ सस्टेनेबल एक्टिविटी, की जो सस्टेनेबल एक्टिविटी है किस किस को सस्टेनेबल एक्टिविटी बोला जाएगा, प्रॉपर उसके लिए ड्राफ्ट रेडी करेगा। लास्ट है सजेस्टिंग अ फ्रेमवर्क ऑफ रिस्क असेसमेंट बाय फाइनेंशियल सेक्टर, कि फाइनेंशियल सेक्टर जो अपने रिस्क को असेस कर सके। क्लाइमेट चेंज के हिसाब से क्या क्या रिस्क फाइनेंशियल सेक्टर को फेस करने पड़ रहा है, उसका रिस्क असेसमेंट बैंकों को करना होगा, तो उसके लिए क्या फ्रेमवर्क है। तो ये 4 फ्रेमवर्क की बात आपके टास्क फोर्स में की गई थी। टास्क फोर्स और क्या काम करेगा, इट विल ऑल्सो रिकमेंड वेज टू स्ट्रेंथ द रिजिलियंस ऑफ कंट्री फाइनेंशियल सेक्टर अगेंस्ट रिस्क। तो अलग अलग क्लाइमेट और एनवायरमेंट की वजह से फाइनेंशियल सेक्टर को रिस्क फेस करने पड़ रहे हैं, तो कैसे बैंकों को स्ट्रेंथ किया जाए कि वो इस रिस्क को फेस कर सके। इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नमेंट जो इश्यूज है उसकी वजह से जो जो रिस्क बैंकों को फेस करने पड़ रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर को, तो क्या ऐसा करना चाहिए कि वो खुद को स्ट्रेंथ कर सके, तो उसका रिकमेंडेशन भी ये टास्क फोर्स देता है। यूएनडीपी ने एक रिपोर्ट जारी की, ठीक है, और उसने बोला कि पैंडेमिक से पहले उसने एक एस्टिमेट लगाया था कि जो इंडिया है उसको 2.6 ट्रिलियन यूएसडी की जरूरत पड़ेगी। जो भी उसने टारगेट अपने 2030 तक रखे ना कि ये करेगा, तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए इंडिया को 2.6 ट्रिलियन यूएसडी की जरूरत पड़ेगी। सिंस द गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट जनरेट और डिप्लॉय सच मासिव रिसोर्स, तो इतना ज्यादा पैसा गवर्नमेंट अकेले तो इकट्ठा नहीं कर सकती, इसीलिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर ये काम करना पड़ेगा। ये दोनों के कोलैबोरेटिव एफर्ट से ही पॉसिबल है, कलेक्टिव एफर्ट से ही पॉसिबल है। अगस्त 2020 में जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है उसने लॉन्च किया सस्टेनेबल फाइनेंस कोलैबोरेटिव इन पार्टनरशिप विद यूएनडीपी। यूएनडीपी के साथ मिलकर सस्टेनेबल फाइनेंस कोलैबोरेटिव की शुरुआत की है, किसने, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में। तो इसमें अलग अलग जो इश्यूज है उसकी बात की गई है, जैसे नए और इनोवेटिव मोड्स ऑफ फाइनेंस में क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या रुकावटें हैं, ठीक है, ग्रीन फाइनेंस में क्या परेशानी है, उन सब की यहाँ पे बात की है। और जो कंपनी है उनको अपने सस्टेनेबिलिटी के रिगार्डिंग कि वो कितने इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग कंपनी को डिस्क्लोज करना होगा, ठीक है, तो उन सभी चीजों की बात इसमें की गई है। चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उन सब की बात हम लोग पार्ट 5 में यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ से हमने शुरू किया था ना सेबी गाइडलाइंस की, जो आपकी सस्टेनेबिलिटी फाइनेंस है या सस्टेनेबिलिटी जो रिपोर्ट है, लिस्टिंग कंपनी को जो बताना है, रिपोर्टिंग करनी है सस्टेनेबिलिटी को लेके, तो उसको लेके सेबी ने क्या क्या गाइडलाइंस दी है। ईएसजी की बात की है, ई मतलब हो गया इन्वायरमेंटल, एस हो गया सोशल और जी हो गया गवर्नेंस, ठीक है। तो ईएसजी बताता है जो भी इन्वेस्टर्स है वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो ईएसजी फैक्टर को भी कंसिडर कर रहे हैं। और इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं कि हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें, हम ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जो कि ईएसजी डिस्क्लोजर्स करती हो, ईएसजी फैक्टर को ध्यान में रखती हो।
ईएसजी रिपोर्टिंग की शुरुआत 2009 में की थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, और उसने वॉलंटरी गाइडलाइंस दिया था कि वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आप वॉलंटरी जो है गाइडलाइंस जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी रिपोर्टिंग की शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 2009 में की थी। सेबी जो है उसने आपका जो ईएसजी है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, जो लिस्टेड कंपनी है वो अपनी सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट करेगी, तो उसकी शुरुआत सेबी ने की थी। ठीक है, और ये 2012 में पहली बार डिस्क्लोजर की बात की थी कि जो कंपनीज है वो ईएसजी के रिगार्डिंग डिस्क्लोजर करेगी, तो उसको पहली बार सेबी ने 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद से कई सारा डेवलपमेंट हुआ, और कोविड के बाद से क्या हुआ कि जो ईएसजी कंसिडरेशन है उसको इन्वेस्टर्स ने काफी फोकस देना शुरू किया। ठीक है, यहाँ पे BRSR को भी शुरू किया गया था मई 2021 में सेबी के द्वारा। BRSR का फुल फॉर्म है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है। BRSR में क्या है कि जो 1000 जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी है उनको ESG रिस्क के रिगार्डिंग जो है इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए बोला गया था। ठीक है, मतलब BRSR में ये था कि जो 1000 टॉप कंपनीज है तो उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि वो सस्टेनेबिलिटी कैसा परफॉर्म कर रही है, उनकी सस्टेनेबिलिटी कैसी है, वो एनवायरमेंट को कितना हार्म पहुंचा रही है, तो उस सब की यहाँ पे बात की। BRSR के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 3 सेक्शन में डिवाइड किया, सेक्शन ABC। तो कंपनी के सेक्शन A में क्या रहेगा, जनरल डिस्क्लोजर, कौन सी कंपनी क्या प्रोडक्ट बना रही, क्या एक्टिविटी कर रही, कौन उसके एम्प्लॉय है, कौन सी उसकी होल्डिंग है, कौन सी सब्सिडी, कौन सी एसोसिएट कंपनी है। ठीक है, तो उन सबका डिस्क्लोजर जनरल डिस्क्लोजर यानी सेक्शन A में था। सेक्शन B में क्या क्या लिखा गया था, सेक्शन बी में था मैनेजमेंट एंड प्रोसेस डिस्क्लोजर। तो इसमें कंपनी की पॉलिसी क्या है, मैनेजमेंट क्या है, लीडरशिप क्या है, तो उस सब की बात इस वाले बी में की थी। तो बी डिस्क्लोजर के तहत, सेक्शन बी के तहत कंपनी को इन सब चीजों को लेकर डिस्क्लोज करना है। डिस्क्लोज होता है इन्फॉर्मेशन शेयर करना। तीसरा था प्रिंसिपल वाइज डिस्क्लोजर। तो यहाँ पे जो 9 प्रिंसिपल है ना आपके नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट जो NGRBC लागू करते, तो उन 9 प्रिंसिपल्स को ऑर्गेनाइजेशंस कंपनीज अपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में रखे, तो उसकी रिपोर्ट की यहाँ पे बात की थी। इसमें जो KPI है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उसको 2 कैटेगरी में बांटा है, एक है मैंडेटरी, दूसरा है वॉलंटरी। मैंडेटरी में आपके इसेंशियल इंडिकेटर है जो सबको मानने पड़ेंगे, वॉलंटरी कंपनी टू कंपनी वैरी कर सकता है। BRSR को सेबी ने जो है कंपनीज के लिए मई 2021 में इंट्रोड्यूस किया था सर्कुलर जारी करके, और कंपनीज को ज्यादा दिक्कत ना हो तो पहले साल 21-22 में जो है ये कंपनी के लिए वॉलंटरी रखा, मतलब उनकी मर्जी थी। अगले साल 22-23 से इसको मैंडेटरी किया। BRSR सबके लिए नहीं है, जो टॉप 1000 कंपनी है बस उनके लिए, कि वो एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट डाल रही है, कितना एनवायरमेंटल सस्टेनेबल बिजनेस कर रही है, उसको लेकर उनको रिपोर्ट करना होता है, और ये मैंडेटरी हो गया अब सभी के लिए। ESG की हमने बात की, ई में ई है इन्वायरमेंट, एस है सोशल, और जी है गवर्नेंस। ठीक है, तो इन तीनों की हम लोग बात कर लेते हैं। इन्वायरमेंट का मतलब किस टाइप का इंपैक्ट आपकी कंपनी इन्वायरमेंट पे डाल रही है, क्या आपकी कंपनी इन्वायरमेंट को सेव कर रही है, क्या आपकी जो कंपनी का कार्बन फुटप्रिंट कितना है, टॉक्सिक केमिकल तो नहीं रिलीज कर रही, तो उसकी बात इन्वायरमेंट में की जाती है। एस का मतलब होगा सोशल, कि कंपनी जो है, कंपनी अपने जो स्टेक होल्डर्स है, ठीक है, या अपनी कंपनी खुद के जो स्टाफ है, कस्टमर है, एम्प्लॉय है, कम्युनिटीज, तो उनके साथ कंपनी ने अपना कैसा रिलेशनशिप रखा है, तो वो सोशल में आ जाएगा। सी आ जाएगा गवर्नेंस। गवर्नेंस में कंपनी का बोर्ड मैनेजमेंट जो है कैसे पॉजिटिव चेंज लेके आ रहा है। गवर्नेंस में कंपनी की लीडरशिप क्वालिटी, एग्जीक्यूटिव पे, डाइवर्सिटी कितना है, ठीक है, कैसे वो अपने शेयर होल्डर, ऑडिट, इंटरनल कंट्रोलर, बाकी के साथ किस तरह से रिस्पॉन्ड देती है, तो वो सारी चीजें गवर्नेंस में आ जाएगी। फिर आता है NDC यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। तो ये इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट में सबमिट किया था। तो देखिए 2015 दिसंबर में पेरिस एग्रीमेंट किया गया था। ठीक है, तो वहां पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP21 किया गया था, और वहां पे 200 गवर्नमेंट ने अपना अपना बोला था कि हम क्लाइमेट चेंज के लिए क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो उसकी वहां पे डिस्कशन की गई थी। फिर इंडिया ने भी जो है अपना बोला कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, और उसमें इंडिया ने क्या क्या चीजें बोली थी। तो इंडिया ने NDC मतलब नेशनलिटी डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस बताया था। मतलब ये जो आपका पेरिस एग्रीमेंट था ना, उसमें सभी कंट्री से पूछा गया था कि आप बताइए आप क्या क्या कंट्रीब्यूशंस करोगे ताकि ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन को कम किया जाए। तो इंडिया ने अपना NDC यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के थ्रू बताया था कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो उसने बोला था कि हम हेल्दी और सस्टेनेबल लिविंग को बढ़ावा देंगे, क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट को बढ़ावा देंगे, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, GDP का 2005 के कंपैरिजन में जो कार्बन इमिशंस हो रहा है उसको 33 से 35% तक कम करेंगे कब 2030 तक। जो पावर जनरेशन कैपेसिटी 40% तक हम अपना नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट कर लेंगे।
कार्बन इमिशन जो हो रहा है हमारा 2.5 to 3 टन तक कार्बन इमिशन जो है वो सिंक कर लिया जाए, मतलब हम इतने पेड़ पौधे लगाएंगे, इतने जंगल बनाएंगे 2030 तक कि हमारी 2.5 to 3 बिलियन टन कार्बन तो वो पेड़ पौधे ही सोख लेंगे, ऐसा इसमें बोला गया था। ठीक है, हिमालय रीजन वाटर रिसोर्स इस सब में अच्छा खासा इन्वेस्ट करेंगे, और पैसे की जरूरत पड़ेगी तो खुद से डोमेस्टिक लेवल पे भी और डेवलप कंट्री से भी पैसा अरेंज करेंगे ताकि इन ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके। R&D टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करेंगे और बाकी के साथ इसको शेयर भी करेंगे। तो इन सभी चीजों की बात की थी। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपके क्लाइमेट को इम्पैक्ट ना डालती हो, क्लाइमेट के लिए अच्छी हो, तो ऐसी टेक्नोलॉजी में हम प्रॉपर R&D करेंगे और बाकी कंट्रीज के साथ इसको शेयर करेंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीजों की बात इसमें की गई थी। तो जो NDC है उसके मेन 8 पैरामीटर्स को यहाँ पे शॉर्ट में हाईलाइट किया कि सस्टेनेबल लाइफ को बढ़ावा देंगे। सेम जो चीज हमने अभी पढ़ी ना उसी को यहाँ पे शॉर्ट में समरी फॉर्म में बता रखा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लीनर करेंगे, मतलब इकोनॉमिक डेवलप भी हो और साथ में कार्बन इमिशन भी कम से कम हो। तो जो इमिशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का उसको कम करेंगे और नॉन फॉसिल्स वाली इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। कार्बन सिंक को जंगल सोख सके तो काफी सारे फॉरेस्ट जंगल को हम लोग बढ़ावा देंगे। क्लाइमेट चेंज को लिए अडेप्ट करेंगे, फाइनेंस को जमा करेंगे ताकि इन सभी ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके। नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप और ट्रांसफर करेंगे। तो इतने सारे NDC यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस की इंडिया ने बात की थी कि हम ऐसा करने वाले हैं। फिर यहाँ पे डिफरेंस बताए कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21वीं और 26वीं, तो उसमें क्या क्या चीजों में डिस्कशन हुआ था। तो 21वीं 15-16 में हुई थी, दिसंबर 2015 में हुई थी एक्चुअली, और 16वीं 2021 में हुई थी। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीजों की बात की, तो ये आपसे पूछ सकते हैं डेफिनेटली, काफी आपका इंपॉर्टेंट है। जो टेबल है ना, ये आपके चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो 33 पेज है ना, 33 पेज से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, तो COP21 में क्या क्या हुआ था, COP26 में क्या क्या हुआ था। तो इसमें बोला था कि जो कार्बन इमिशंस है 2030 तक 33 से 35% कम कर लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगी ना नॉन फॉसिल्स, तो 40% उसको हम लोग बढ़ाएंगे। 175 गीगावाट तक की एनर्जी जनरेट करेंगे नॉन फॉसिल्स फ्यूल या रिन्यूएबल एनर्जी से 2022 तक। तो ये 2016 वाले कॉन्फ्रेंस में इंडिया ने बोला था, दिसंबर 2015 था एक्जैक्टली। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 में क्या क्या बात थी, तो उसमें इंडिया ने बोला था 2030 तक हम अपना कार्बन प्रिंट 45% तक कम कर लेंगे, 45% तक कम कर लेंगे एज कम्पेयर टू 2005 का लेवल। फिर जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी जो सोर्स है उससे हम अपनी 50% की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। 500 गीगावाट तक एनर्जी जनरेट करेंगे 2030 तक। ये कौन सी एनर्जी होगी, नॉन फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी होगी। ठीक है, और जो हमारा कार्बन इमिशन है उसको 1 बिलियन टन तक कम कर लेंगे, कब, 2030 तक। कार्बन न्यूट्रल हम और जीरो इमिशन वाली, कार्बन जीरो इमिशन वाली कंट्री बन जाएंगे, कब तक, 2070 तक। तो इतनी सारी बातें 2021 वाले कॉन्फ्रेंस में की गई थी। टास्क फोर्स जो है गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो उसने डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा एक टास्क फोर्स सेट किया था। तो टास्क फोर्स का क्या क्या काम था, इसका काम था फ्रेमवर्क बनाना ताकि सस्टेनेबल फाइनेंस को डिफाइन किया जा सके। ठीक है, सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए क्या क्या पिलर है, क्या क्या रोड मैप है, उसको स्टैब्लिश करने का काम भी इस टास्क फोर्स को दिया था। प्रॉपर ड्राफ्ट इससे सजेस्ट के लिए मांगा गया था कि टैक्सोनॉमी सस्टेनेबल एक्टिविटी के लिए हम क्या टैक्स को लेके इकोनॉमी कुछ ऐसा बना सकते हैं, टैक्स में डिस्काउंट, उस सब की सजेशन भी कमेटी के द्वारा मांगा गया था। इस कमेटी से सजेशन मांगा गया था कि फ्रेमवर्क बनाए कि जो है फाइनेंशियल सेक्टर अपने रिस्क को, जो इन्वायरमेंटल रिस्क उनको फेस करने पड़ रहा, तो उसको पहले से असेस कर सके। तो वही बोला, बैंकों को जो अलग अलग रिस्क फेस करने पड़ते हैं ESG की वजह से, तो उन रिस्कों को बैंक एस्टिमेट कर सके, तो उसमें भी ये मदद करता है, रिकमेंडेशंस देता है। फिर UNDP ने अपना एक एस्टिमेट निकाला था पैंडेमिक से पहले और बोला था कि इंडिया को 2.6 ट्रिलियन पैसा चाहिए होगा ताकि वो 2030 के अपने टारगेट को पूरा कर सके 2020 में। और ये इतना सारा जो पैसा है 2030 तक अरेंज करना गवर्नमेंट के बस की अकेले तो बात नहीं है, तो इसलिए गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलकर दोनों काम करेंगे। ठीक है, अकेले पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर अगस्त 2020 में क्या हुआ था कि जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है उसने लॉन्च किया सस्टेनेबल फाइनेंस कोलैबोरेशंस UNDP के साथ मिलकर। चलिए, पार्ट 4 हो गया। पार्ट 5 से इसके आने वाले बाकी के टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आई थिंक पार्ट 5 आपका लास्ट रहेगा, उसमें ये जो चैप्टर है 33-34 पेज का कंप्लीट आपका हो जाएगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।